आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट्स। आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी बिकॉज लॉ में चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पिछली क्लासेस जरूर जरूर देख लें अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी। देखिए, ये जो वर्ड है ना वॉइड एग्रीमेंट, ये शब्द नया नहीं है। ये शब्द बहुत क्लासेस में पहले भी आ चुका है। वॉइड एग्रीमेंट का बेसिक सा एक मतलब ये होता है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको कानून, जिसको लॉ वैलिडिटी नहीं देता, यानी कि जिसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते जी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पैसे वापस दिलाओ, मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलाओ। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको कोर्ट कंसीडर नहीं करता कि वो वैलिड एग्रीमेंट है, उसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसने क्या बोला वॉइड एग्रीमेंट के बारे में? उसने बोला एनी एग्रीमेंट which is not enforceable by law is called a void agreement। यानी कि जो पार्टीज है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उनको कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलने वाली है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो आपस में निपटेंगी, कोर्ट की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलने वाली है। अब हमने एक क्लास के अंदर ये सीखा था कि वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे हम ये चीजें कर चुके हैं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी एग्रीमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तब तो वो कहलाएगा एक वैलिड एग्रीमेंट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है या कोई एक भी चीज इसमें से मिसिंग है, तो हम उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, विच इज लेड डाउन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि आखिर वॉइड एग्रीमेंट और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में किस चीज का फर्क होता है। देखिए, जो वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे ही वो बना, शुरुआत से ही उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। जबकि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो बनाया गया था, स्टार्टिंग में वो खराब नहीं था, स्टार्टिंग में वो ठीक था, बट बीच में या बाद में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई इवेंट हुआ, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड की कैटेगरी में चला गया। तो स्टार्टिंग में वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा सिचुएशन, उससे पहले चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। A, an Indian enters into a contract with B, a Pakistani national, to supply woolen a carpet after 3 months। तो ए इंडिया का बंदा है, उसने बी के साथ से कॉन्ट्रैक्ट किया जो पाकिस्तान का है, एक वुलन कारपेट सप्लाई होना है 3 महीने के बाद। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान में वॉर छिड़ गई। अब जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अब वॉइड हो जाएगा। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो वैलिड था ना वो, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमने ये वाली चीज भी हम पढ़ चुके हैं क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर एनिमी कंट्रीज होती हैं तो उनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है ना, दैट इज नॉट वैलिड, वो वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा जब तक वॉर चल रही है। दूसरा, राइट्स। अगर एक एग्रीमेंट वॉइड है तो भाई किसी भी पार्टी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं है, कोई राइट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि वो जो वॉइड एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं नल वॉइड एबी इनिशियो। स्टार्टिंग से बेकार है वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट, तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। बट अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज क्रिएट अ राइट एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द पार्टीज। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो राइट भी क्रिएट करता है पार्टीज के ऊपर, उनको ऑब्लिगेशन भी देता है उनको। A party to the void contract is within his rights to get back the benefit which he had given to other party in terms of money, good or services। वापस समझिए, इन केस ऑफ void agreement ना तो कोई राइट क्रिएट होगा, ना तो कोई आपको हक मिलने वाला है, ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। बट इन केस ऑफ void contract, अगर आपने सामने वाली को, कोई पार्टी को कोई फायदा दे दिया, तो आप उस फायदे को वापस मांग सकते हैं, चाहे वो फायदा आपने पैसे की फॉर्म में दिया हो, चाहे गुड्स की फॉर्म में दिया हो, चाहे सर्विसेज की फॉर्म में उसको फायदा आपने दिया हो। तीसरा पॉइंट, ट्रीटमेंट। जैसा हम जानते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स हैव बीन स्पेसिफिकली स्टेटेड इन चैप्टर 2 ऑफ एक्ट अंडर सेक्शन 11। ऐसे करके अलग अलग सेक्शंस हैं, 20, 23, 30, 56। इन सब में वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात की गई है, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इस चैप्टर के अंदर, इस एक्ट के अंदर कोई बात नहीं की गई है। अब हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक आता है चीजों में, वो आता है एग्रीमेंट अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे मिस्टेक का मतलब क्या होता है। मिस्टेक का मतलब होता है अरनेस बिलीफ अबाउट समथिंग। आपको लगता है कि सही है,
यानी कि गलती से आप ये मान बैठे कि वो चीज सही है, इसको बोलते हैं अरेनियस बिलीफ अबाउट समथिंग। अब ये मिस्टेक दो तरह की होती है, एक होती है मिस्टेक एज टू फैक्ट, एक होती है मिस्टेक एज टू लॉ। देखिए पहले एग्जांपल, A and B make a contract on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation। अब पहले ये समझिए, डेट बार्ड बाय इंडियन एक्ट या इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है। मैंने अब ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दिया। टाइम बार्ड डेट इज मनी दैट समवन बोरोड एंड डिड नॉट रीपे बट विच इज नो लॉन्गर लीगली कलेक्टेबल बिकॉज अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हैव पास्ड। मैंने आपसे उधार लिया था सपोज 100 रुपए का 40 साल पहले, अब 40 साल बीत चुके हैं। अब कानून भी बोलता है भैया अब आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून की नजरों में ये बन गया टाइम बार्ड डेट, यानी कि सामने वाली पार्टी अब मेरे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल नाउ, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये जो मिस्टेक ऑफ लॉ है ये दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ, क्योंकि इंडिया में भी एक कानून बना हुआ है, और दूसरा है फॉरेन लॉ। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, देखिए वहां पर क्या रूल है, it is treated as a mistake as to fact and therefore any agreement which is based upon mistake as to foreign law is declared void by Indian law court। इंडिया में क्या रूल है, अगर कोई भी एग्रीमेंट आपने बनाया है जिसके अंदर फॉरेन लॉ के हिसाब से कोई मिस्टेक है, तो इंडियन कोर्ट में भी ना इट विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि इंडियन कोर्ट के अंदर भी उसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे यहाँ पता क्या रूल है, हमारे यहाँ रूल ये भाई, अगर तुम ये बोलते ना जी मुझे तो इस कानून के बारे में मालूम ही नहीं था, तो हमारा कानून बोलता है भैया ये एक्सक्यूज नहीं चलने वाला आपका। यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज ऑन द बेसिस दैट यू हैड नो नॉलेज अबाउट द लॉ। एग्जाम्पल देखो, एक बाइक चला रहा है बंदा और उसने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, तो पनिशेबल ऑफेंस है ना। अब वो बंदा बोले जी मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा रेड लाइट क्रॉस करने का भी फाइन लगता है, चालान हो जाता है। तो हमारे यहाँ रूल क्या है, ये बेवकूफी होगी। हमारा कोर्ट बोलता है, हमारा इंडियन लॉ बोलता है भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये बोलकर कि मुझे तो इस कानून के बारे में पता ही नहीं था, आप बच नहीं सकते। अब एक नई कैटेगरी आती है वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए, अब वेजरिंग एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, एक डेफिनेशन बनाई है सर विलियम एंसन ने। उन्होंने क्या बोला, अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ ऑन डिटरमाइनिंग और असर्टेनिंग एन अनसर्टेन इवेंट। ऐसा कोई इवेंट जो पता नहीं होगा नहीं होगा, उसके बेसिस पर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। अब यहां पर क्या कंडीशन है, इन अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट ईच पार्टी शुड ईदर लूज और विन डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन इवेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट पता क्या होता है, या तो कोई पार्टी हारती है या कोई पार्टी जीतती है, बट जो इवेंट होता है ना जिसके बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो अनसर्टेन होता है और वो दोनों पार्टीज पे इफेक्ट डालता है। अगर सिर्फ एक ही पार्टी पे इफेक्ट डाला तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा और तब वो वॉइड नहीं होगा। तो वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड कैटेगरी में डाले जाते हैं। देखिए इसके कुछ फीचर्स होते हैं, अभी एग्जांपल भी आएंगे नीचे। पहला, इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, यानी कि जो भी ये वेजरिंग एग्रीमेंट होगा वो पैसे या पैसे की फॉर्म में किसी और चीज में होना चाहिए। जो आपने प्रॉमिस किया उस एग्रीमेंट में वो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने पर या किसी इवेंट के ना होने पर। और जिस इवेंट की बात की जा रही है, द इवेंट अपॉन विच द प्रॉमिस इज टू डिपेंड इज अनसर्टेन, और जिस इवेंट के बेस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो इवेंट ही अनसर्टेन है। पार्टीज जो दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वो होगा या वो नहीं होगा। और देखिए चौथी कंडीशन क्या है, नन ऑफ द पार्टीज हैज अ कंट्रोल ऑन द अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। किसी भी पार्टी का उस इवेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल बारिश होने की अगर मैं बात करूं, क्या हम में से किसी का कंट्रोल है, नहीं है। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो एक तरह का अनसर्टेन इवेंट है। नन ऑफ द पार्टीज हैज इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नन अकरेंस ऑफ द इवेंट। अब देखिए इसका एग्जांपल देखो, ऑन ए क्लाउडी डे, जिस दिन लग रहा था कि मौसम थोड़ा बारिश वाला है, ए ने बी के साथ शर्त लगाई कि भाई आज बारिश होगी। ए ने बी को बोला 10 रुपए की शर्त है कि आज बारिश होगी।
बी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बी ने बोला नहीं नहीं बारिश नहीं होगी। ए ने बी को बोला अगर बारिश हो गई तो भाई तेरे को मेरे को 10 रुपए देने पड़ेंगे, बट अगर नहीं हुई तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। नाउ दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। अब बारिश होना ना होना क्या ए और बी के हाथ में है? अनसर्टेन है, पता नहीं होगी पता नहीं होगी। तो इस टाइप का जब एग्रीमेंट बनाया जाता है उसको वेजरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। मगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। कौन कौन सी? पहला, प्राइज कॉम्पिटिशंस। अकॉर्डिंग टू प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट, इन गेम्स ऑफ स्किल इफ प्राइज डज नॉट एक्सीड ₹100, क्रॉसवर्ड पजल इज सच एन एग्जांपल सिंस इट डिपेंड्स अपॉन स्किल। मतलब ऐसा कोई कंपटीशन जो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका जीतना और आपका हारना आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, वो वेजर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो वेजर एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट माना जाएगा। दूसरा, गेम ऑफ स्किल लाइक एथलेटिक कॉम्पिटिशन या रेसलिंग आपकी स्किल के ऊपर बेस्ड है। सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन टू और एन एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट towards any prize or a sum of money to be awarded to the winners of the horse race। आपने बोला भाई हॉर्स रेस में जो लोग जीत जाएंगे ना, मैं उनके जो विनर्स होंगे उनको मैं पैसे दूंगा, तो ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। शेयर स्टॉक्स में जो डीलिंग्स होती हैं वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगी। और जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर क्या होता है, मैं एक कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं और कुछ हो जाता है, अगर जो जिस चीज का भी इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी, तो ये भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में माना जाता है, ये भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। मतलब ये जो 5 पॉइंट आप देख रहे हो ये सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, distinction between distinction of wager with a conditional promise and whether with a guarantee। देखिए वेजर के केस में क्या होता है, इफ इवेंट गोज इन फेवर ऑफ वन पार्टी ही इज टू गेन, ऑफ कोर्स एक के फेवर में चला गया उसको फायदा हो गया। इफ वाइस वर्सा ही इज टू लूज, अगर उल्टा हो गया तो वो हार जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वेजर के कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। बट इन केस ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। अगर किसी इंश्योरेंस के अंदर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, पड़ोसी की बाइक अगर खो जाए तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पड़ोसी की बाइक में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं पड़ोसी की बाइक का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता हूं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन द वेजर जब पार्टी इज बेट, शर्त लगाती है पार्टी, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, शर्त लगा ले भाई बारिश होगी या नहीं होगी। पार्टीज बेट लगाती हैं बट दे डिपेंड अपॉन द चांस। हार भी सकते हो जीत भी सकते हो, बिकॉज जो इवेंट के है जिसके ऊपर तुमने शर्त लगाई है वो तो आपको पता ही नहीं है, वो तो अनसर्टेन इवेंट है। बट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया और आप कंपनी को हर साल प्रीमियम दोगे। अब कंपनी आपको क्लेम कब देती है, जब बाइक चोरी हो जाए, बाइक में आग लग जाए, कुछ और भगवान न करे कुछ ऐसी चीज हो जाए। तो जब लॉस होता है पॉलिसी होल्डर को, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। तो फंडा समझ में हमें क्या आया, फंडा ये समझ में आया भाई वेजरिंग एग्रीमेंट्स तो वॉइड होते हैं मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइड नहीं होते हैं। ठीक है। अब दो चीजें और हैं वेजर के अंदर, एक है वेजर एंड कोलेट्रल ट्रांजैक्शन। मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन करी विच इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट या ट्रांजैक्शन, उसके साथ अगर कुछ और साथ में चलता है उसके कोलेट्रल, क्या वो भी वॉइड होगा? क्या हम उसको भी वैलिडिटी नहीं देंगे? देखिए एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, जो वेजर के एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, बट कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस कैन बी एनफोर्स्ड। तो वेजर जो खुद का एग्रीमेंट है ना, जो वेजर एग्रीमेंट है वो तो वॉइड है, बट जो उसके साथ कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस होंगी ना वो वैलिड कंसीडर करी जाती हैं, उन पे आप कोर्ट में जा सकते हो। एग्जांपल देखिए, सपोज एक बंदा जुआ खेलता है और मैंने जुए के काम के लिए उसको पैसा दे दिया, स्पेकुलेशन बोल देते हैं जुआ बोलने की बजाय। तो अगर आपने उसको पैसा दे दिया या आप उसकी हेल्प कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हॉर्स रेस में या गैम्बलिंग में एज एन एजेंट, तो आप अपनी सर्विस का पैसा उससे रिकवर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कोलेट्रल ट्रांजैक्शन। वो जो सर्विस आपने दी ना, हालांकि वो जो गैम्बलिंग वाला एग्रीमेंट है वो वेजर एग्रीमेंट है, बट आप जो सर्विस दे रहे हो वो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन है और वो इंडिया के अंदर वैलिड मानी
जाती है। अब यहां पर एक रूल और है, इन रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट महाराष्ट्र कोलेटरल ट्रांजैक्शंस टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड। यानी कि महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे भारत में कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो होती है ना सारी के सारी वेजरिंग के साथ, वो कंसीडर करी जाती है वैलिड, बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में वो वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अब क्या है, वेजर एंड अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। वैसे ही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा भाई, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। मतलब कि कहने का मतलब किसी चीज के होने ना होने पे डिपेंड होना। क्या क्या फीचर होते हैं, a contingent contract is to be performed upon happening, कुछ होगा तो करेंगे, और not happening, नहीं होगा तो करेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी चीज, जो इवेंट है ना जिसके ऊपर वो बेस्ड है वो अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई नहीं जानता। कैसे, देखिए, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा अगर बी का घर जल गया। नाउ दिस इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हेयर इफ बी इज बर्न्ड, बी के घर में अगर आग लग जाती है तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी बी को 10,000 रुपए देने की, मगर अगर बी के घर में आग नहीं लगी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरी लायबिलिटी अराइज होगी वो इवेंट होने या ना होने के ऊपर, और जो इवेंट है क्योंकि वो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है और वो अनसर्टेन है, पता नहीं होगा पता नहीं होगा। कुछ रूल्स हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 36 के अंदर वो सारे के सारे रूल्स दिए गए हैं। सेक्शन 32 बोलता है कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंड अपॉन इवेंट हैपनिंग। कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के हैपनिंग मतलब उसके होने पे डिपेंड करते हैं वो सेक्शन 32 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। बट कुछ ऐसे इवेंट हैं जो नहीं होने पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के ना होने पर डिपेंड करेंगे, वो सेक्शन 33 के अंदर डिफाइन किए गए। कैसे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ए ने बी को बोला कि मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा अगर वो वाला शिप वापस नहीं आया। अब वो जो शिप था वो पानी में डूब गया। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। यानी कि इस अगर पैसे नहीं दिए उस बंदे ने क्योंकि वापस तो आया नहीं वो, अब बी बोलेगा ए को भाई पैसे दे मेरे को, तो यहां पर क्या होगा, कोर्ट में इस केस को लेकर जाया जा सकता है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगला सेक्शन 35। अब सेक्शन 35 में क्या बोला जी, इट स्टेट्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, अदरवाइज इट शैल बिकम वॉइड। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम वॉइड कंसीडर कर देंगे। एग्जांपल देखिए, ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। ए ने बी को बोला मैं तुझे पैसे दूंगा अगर ये शिप एक साल के अंदर वापस आ गया। अगर शिप अब एक साल के अंदर अगर शिप वापस आ जाए और बी ए से पैसे मांगे और ए मना कर दे तो क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो क्या बोलता है यहां पर, द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर एंड becomes void if ship is burned within the year। तो अगर वो वापस आ गया तो भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो जल गया, आग लग गई, चोरी हो गया, बट अगर कुछ भी हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बिकॉज यहां पर एक फिक्स्ड पीरियड की बात की गई थी। सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता है, वो बोलता है एग्रीमेंट कंटिजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड। एग्जांपल देखो, ए ने बी को बोला मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा अगर बी ए की बेटी जिसका नाम है सी उससे शादी कर लेगा, बट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट सी मर चुकी थी। अब क्या एग्रीमेंट पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, सी तो है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा। अब तीन चार तरह के और वॉइड की कैटेगरी के एग्रीमेंट्स है, वो हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। भाई शादी करना सबका हक है, अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करना या लड़के से शादी करना भी आपका हक है। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपके इस हक को मारता है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। मगर दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू रेस्ट्रेंट ऑफ अ माइनर फ्रॉम मैरिज। तो अगर आप किसी माइनर को शादी करने से रोकते हैं
तो कानून ने बोला भाई कोई बात नहीं, वो तो चलेगा, क्योंकि माइनर तो हमारे यहाँ शादी करना अलाउड नहीं है। तो कोर्ट बोलता है, लॉ बोलता है हमारे यहाँ का, द लॉ डज नॉट अलाउ एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ अ पर्सन चॉइस और फ्रीडम इन सेलेक्टिंग अ मैरिज पार्टनर। तो कानून के हिसाब से अगर मैं आपको रोकूं, इससे शादी मत कर, उससे शादी मत कर, तो मुझे ये अलाउड नहीं है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है। हाउएवर, अ प्रॉमिस टू मैरी अ सर्टेन पर्सन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट, भाई आपने प्रॉमिस करा, अच्छा मैं तो ना उससे शादी करूंगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां आप अपनी मर्जी से ही शादी कर रहे हो। एग्जांपल देखिए, अंकिता वांट्स टू मैरी गौतम एंड नो वन एल्स बट गौतम। उसने बोला मैं शादी करूंगी तो सिर्फ गौतम से करूंगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूं। दिस इज अ चॉइस एंड देयर इज नो रेस्ट्रेंट इन मैरिज। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, तो इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें एनी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब कि इन सारे केसेस में वो जो एग्रीमेंट होगा ना मैरिज के रिगार्डिंग, वो वैलिड की कैटेगरी में माना जाएगा। पहला, हिंदू हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज एंटर्स एन एग्रीमेंट विद हिज वाइफ नॉट टू मैरी अ सेकंड वाइफ टिल शी इज अलाइव। ये एग्रीमेंट वैलिड है कि भाई मैं तब तक दूसरी शादी नहीं करूंगा जब तक पहली पत्नी जिंदा होगी, चलेगा एग्रीमेंट। हस्बैंड अंडर स्ट्रेन रिलेशंस, मतलब कि हस्बैंड के वाइफ के साथ रिलेशन ठीक नहीं है और उसने अपनी वाइफ के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई मैं तुझे मेंटेनेंस अलाउंस पे करूंगा हर बार, हर महीने या हर साल हमारे अलग होने के बाद, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन एग्रीमेंट इज मेड टू पे अ वुमन सर्टेन एन्युटी अंटिल डेथ और मैरिज और ड्यूरिंग विडोहुड, यानी कि आप उसको हर बार कुछ महीने कुछ पैसे देंगे मरने तक या शादी तक या विडोहुड तक, वो वाला एग्रीमेंट भी वैलिड है। मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया दैट शी कैन डिवोर्स हिम इफ ही मैरीज अ सेकंड वाइफ, तो उसने बोला भाई मैं अगर दूसरी लड़की से शादी कर लूं तो तू मेरे को तलाक दे सकती है। ठीक है, ये सारे एग्रीमेंट वैलिड की कैटेगरी में आते हैं। अगली कैटेगरी आती है एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। क्या आपको कोई काम, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, क्या आपके ऊपर किसी तरह की पाबंदी लगाना, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना सही है? नहीं है सही। तो यही एग्रीमेंट बोलता है कि एनी एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रेन्स अ पर्सन फ्रॉम फॉलोइंग अ लॉफुल प्रोफेशन, आपको कोई एग्रीमेंट रोकता है किसी लॉफुल प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी ट्रेड को करने के लिए, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि हमारा कानून क्या बोलता है भाई, एवरी पर्सन हैज अ राइट कि वो कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करे, कोई भी बिजनेस करे, कोई भी काम करे, उसके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं। मगर यहां पर कुछ केसेस हैं जहां पर अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई तो भी वो वैलिड मानी जाएगी। पहला, सेल ऑफ गुडविल। आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं, मतलब आपकी गुडविल भी सेल हो रही है। ठीक है, तो सेलर अपने ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, क्या बोलेगा वो बायर को कि भाई ठीक है मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूं ना, अब मैं वैसा ही बिजनेस इस पर्टिकुलर एरिया में या सेम प्रोडक्ट का बिजनेस मैं नहीं करूंगा ताकि बायर को नुकसान ना हो। तो ऐसा अगर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है व्हेन यू आर सेलिंग योर बिजनेस, अपने ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं या बायर आपको बोलता है इस चीज के लिए, तो भाई वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है इसके रिगार्डिंग। क्या? पहला, जैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, आप किसी बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर काम करते हैं तो आप कोई और बिजनेस नहीं करेंगे अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शन है, वैलिड है। आउटगोइंग पार्टनर, ए पार्टनर में एग्री नॉट टू डू बिजनेस, यानी कि अगर आप बिजनेस से बाहर जा रहे हैं एज ए पार्टनरशिप तो आप सेम काइंड ऑफ बिजनेस नहीं करेंगे, ये भी एक वैलिड रेस्ट्रिक्शन है। फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो क्या हो सकता है कि आप डिसोल्यूशन के बाद कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिससे बाकी पार्टनर्स को नुकसान हो, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, यानी कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस अगर बेच रहे हैं तो सारे पार्टनर्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि आप लोग सेम बिजनेस नहीं करेंगे, ये सब अलाउड है। तीसरा है ट्रेड कॉम्बिनेशंस। अब ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, वो मिलकर काम करती हैं। ठीक है, any combination of trade organizations for monopolizing trade is against public interest। अगर आप ट्रेड को मोनोपोली क्रिएट करने के लिए करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं,
वो तो गलत है। बट अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें आप बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं, प्राइस फिक्सेशन की बात कर रही है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, 3 पार्टनर है, 4 लोग हैं रेदर, ये कालू, श्यामू, शशि एंड प्रतीक। दे डिसाइडेड टू अवॉइड कंपटीशन, उन्होंने कहा भाई कंपटीशन को अवॉइड करेंगे और एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं। किस चीज की? हाउस ऑफ वूल फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन पंजाब। Their agreement to combine is a trade combination which creates monopoly and now it is public interest ना, खिलाफ है ना लोगों के, मोनोपोली क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इट इज void, it will not be considered valid in the eyes of law। चौथा, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स। अब नॉर्मली क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर अपना एक एजेंट अपॉइंट कर, मैं सपोज दिल्ली में हूं, मैंने क्या करा, मैंने आगरा में अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया और मैंने बोला भाई तू मेरे ब्याह पे सामान सेल करेगा, मगर तू सिर्फ मेरा सामान सेल करेगा, अब तू किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। तो ऐसा एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आता है। पांचवा होता है रेस्ट्रेंट अपॉन एम्प्लॉइज। बहुत बार क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयर होते हैं जहां आप जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉयर आपके ऊपर ही कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या बोल सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, भाई अगर तुम मेरे पास काम कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं हो कि शाम को तुम किसी और कंपनी में जाके काम करो जो मेरा कॉम्पिटिटर हो। ठीक है, शाम को ऐसा ना हो कि तुम और बिजनेस कैरी कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो वो वैलिड रेस्ट्रिक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मंजू ताज होटल में काम करती है एज ए मैनेजर, ताज होटल वालों ने उसको बोला कि आप जब आप हमारे पास जॉब कर रहे हो तो आप किसी और होटल में काम नहीं करोगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, अगला आता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अब यहां पर क्या होता है, देखिए सपोज आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी किसी पार्टी की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है, और अगर मैं आपको रोकूं कि तू केस फाइल नहीं कर सकता या कर सकती, तो गलत है ना। आपका हक है कि आप लीगल रेमेडी लें, आप कोर्ट में जाकर मदद मांगे, ये आपको अलाउड होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन जिसमें मैं आपको लीगल रेमेडी रोकने से लेने से रोकता हूं, वो आपके राइट के अगेंस्ट है एंड इट इज विल बी वॉइड। अब देखिए क्या क्या आता है इसमें, दो चीजें कवर होती है इसके अंदर। पहला आता है एनी एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट पार्टीज फ्रॉम एनफोर्सिंग द लीगल राइट। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल समझ देखिए। सीता ने 100 पार्कर पेन बेचे गीता को 300 रुपए में, 300 रुपए का ईच। अब पैसे तो वो रिसीव कर सकती है गीता से, अदरवाइज वो क्या कर सकती है, वो कोर्ट में जा सकती है और केस फाइल कर सकती है। इफ सीता मेक्स एग्रीमेंट विद गीता, अगर सीता आप गीता से एग्रीमेंट कर ले कि भाई तू ना कभी भी ना कोर्ट में नहीं जाएगी अगर मैं तुझे पेमेंट ना करूं, तो इस टाइप का एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि वो गीता का हक है कि अगर उसे सीता से पेमेंट नहीं मिल रही है तो वो कोर्ट में जाए। तो अगर सीता ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेती है कि भाई तू कोर्ट में नहीं जा सकती, तो फिर ये वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा आता है इसी के अंदर एनी एग्रीमेंट विच लिमिट द टाइम। अगर मैं बोलूं भाई देख, अगर तुझे केस करना है ना तो 1 महीने के अंदर अंदर कर दियो, कि हाँ मुझे ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ऐसा कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन विद इन टाइम लिमिट फाइल करने का आप लगाएंगे तो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। अगला, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसी की लीगल प्रोसीडिंग्स वाले की, यानी कि ये दो केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर आप रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हो तो वो वैलिड मानी जाती है। पहला, when a reference is made to future disputes for arbitration and when a reference is made of existing dispute for arbitration। भाई आपने और मैंने आज एक एग्रीमेंट करा और हमने बोला भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना तो हम उस तीसरे बंदे के पास जाएंगे और उससे सॉल्व करवाएंगे, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या आपके और मेरे बीच में ना आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो हमने क्या करा यार, एक काम करते हैं, हम दोनों तो सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, एक काम करते हैं आकाश के पास चलते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है ये वैलिड कैटेगरी की रेस्ट्रिक्शंस में आती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप एक आर्बिट्रेटर चूज कर रहे हो। आर्बिट्रेटर वो होता है जो आपकी मदद करेगा आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर बनता है तो वो वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल। कोई ऐसा एग्रीमेंट जहां पर आप उस चीज को करने की बात कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, जो करी नहीं जा सकती। तो एज पर सेक्शन 56 ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर आपने किया तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है।
ठीक है, जैसे एन एग्रीमेंट टू टेक टूरिस्ट टू कनाडा एंड ब्रिंग देम बैक टू इंडिया इन 15 आवर्स, 15 घंटे में जाएंगे और आ जाएंगे, तो भाई ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब ये जो इम्पॉसिबिलिटी है ना, ये दो तरह की हो सकती है। एक क्या हो सकती है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब हो सकती है। दूसरा, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था, बट बाद में ना वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना। अब देखिए पहले केस में क्या है, इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पहली सिचुएशन जब पार्टीज को ये मालूम था तो फिर तो भाई वॉइड है। आपको मालूम था कि नहीं हो सकता फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वॉइड, मतलब कि बेकार। बट अगर पार्टीज को नहीं पता था, बट कुछ टाइम के बाद उन्हें पता लगा कि अब भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो ना पूरा नहीं किया सकता, तो जैसे ही उन्हें पता लगेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इम्पॉसिबिलिटी जो बाद में होती है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद अगर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसकी वजह से भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा, माना जाएगा। अब देखिए कैसे, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इफ विदाउट प्रोमिसर फॉल्ट, मैंने जो प्रॉमिस करा मेरा उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इनमें से अगर कुछ हो जाए, क्या हो जाए, परफॉर्मेंस इज रेंडर्ड इम्पॉसिबल लॉ बाय लॉ, कानून की नजरों में भैया अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ना किया जा सकता है, तो इसे मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, दूसरा, अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर अज्यूम, मतलब जो उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो या तो है ही नहीं, ठीक है, या वो खत्म हो गया या वो बेकार हो गया, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे केसेस में अगर हुआ, देखो इसको एग्जांपल देखो, पहले ए ने बी के साथ शादी का वादा किया, ए एग्रीज टू मैरी बी, बट शादी होने से पहले ही बी पागल हो गया या हो गई, व्हाटएवर जो भी है। नाउ ए शैल नॉट मैरी बी एंड ही शैल बी रिलीव्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। अब भाई बी पागल कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद ना, इस बारे में तो किसी को मालूम नहीं था। अब क्या बी के ऊपर जबरदस्ती करेंगे ए के ऊपर कि भाई तू शादी कर, वो पागल है उससे भी शादी करना ही, यहां पर उसको रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि बी का जो मेंटल स्टेट है वो बाद में खराब हुआ है, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा। इसमें प्रोमिसर की यानी कि ए की कोई भी मिस्टेक नहीं है। तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर, किसके अंदर आती है तीसरी कैटेगरी, ये जो इम्पॉसिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सी पार्ट, फॉर्मेशन वाली, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट promise was to perform something in person and the promiser dies or is disabled by sickness। आपने बोला था आप उसके, फॉर एग्जांपल आप कुछ काम उसके घर पर जाकर करेंगे, फॉर एग्जांपल रिपेयर करने का काम था, बट जिस बंदे ने प्रॉमिस किया था उसकी डेथ हो गई या वो बीमारी की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना जाएगा वो वैलिड। ठीक है, वॉर हो गई, अब वॉर हो गई, आप क्या कर सकते हो, अब आप कुछ कर सकते हो उसमें, जैसे वॉर वाला हमने सिचुएशन पहले भी पढ़ा है, अगर आप एनिमी कंट्री है जिसके साथ वॉर चल रही है, उसके किसी भी इंसान के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो वो वैलिड की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। उसके बाद आता है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये वो सिचुएशन है जहां पर सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते जी नहीं ये तो ना इम्पॉसिबल है, मैं कर नहीं सकता, तो मुझे ना छुटकारा दे दो, मतलब कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दो, मैं जा रहा हूं, मैं पूरा नहीं कर सकता काम। क्या क्या सिचुएशन है, प्रोमिसर को लगता है भाई अपना बड़ा मुश्किल आएगा काम करने में, आप ये बोलो जी नहीं अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब तो मैं ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो तुम इससे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से नहीं बच सकते, तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे 100 रुपए पर पीस के हिसाब से सामान दोगे, बट जब डिलीवरी का टाइम आया तो वो प्रोडक्ट महंगा होके हो गया 150 रुपए, अब तुम बोलो जी प्रोडक्ट तो महंगा हो गया, अब तो मैं आपको नहीं दूंगा, तो इसमें भाई मेरी गलती नहीं है ना तुम्हारी गलती है, ये मार्केट के ऊपर बेस्ड है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट या अपना एग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा। तीसरी सिचुएशन, फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड पर्सन इनेबिलिटी टू डू द वर्क अपॉन विच प्रोमिसर रिलाइड। ए ने बी को बोला मैं तुझे 1000 पीस शॉल दूंगा जो लाल मिल मैन्युफैक्चर करेगी, अब लाल वाली मिल में हो गया स्ट्राइक, अब बी को तो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं,
ठीक है। नाउ ए कैन नॉट बी अलाउड टू प्लीड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि अब वो जो मील है जहां पर शॉल बनती थी वहां पे शॉल नहीं बनी, अब ए इस बात से नहीं बच सकता कि भाई शॉल नहीं बनी, इसमें मैं क्या करूं। ए को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी थी। आप ये बोल के बच नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट तो इम्पॉसिबल है, अब ये कंडक्ट नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट आता है स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेस। अगर कुछ ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके बेसिस पर भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बच सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से एक पूरा नहीं हुआ, दो पूरे नहीं हुए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आप ये नहीं बोल सकते मैं बाकी बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं करूंगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से क्या होता है, बड़ा ही आसान है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, कंपनसेशन मिलना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉमिस इज एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन, जो प्रॉमिस ही है, जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला है, जिससे मैंने प्रॉमिस किया है, वो कंपनसेशन मुझसे मांग सकता है। तीसरा, अगर किसी पार्टी को कोई बेनिफिट मिला है तो उसको वो बेनिफिट दूसरी पार्टी को वापस करना पड़ेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड की कैटेगरी में चला गया तो।